ट्राइबल्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ इंट्रासेल्युलर अक्यूमुलेशन। अब इंट्रासेल्युलर अक्यूमुलेशन में क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़्म। ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़्म क्या हो रहा है कि जब कोई सेल इंजरी होती है या कोई सेल में इशू आ रहा है, उस सेल के इशू में एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़्म चलता है कि जैसे कैल्शियम, प्रोटीन या लिपिड्स ये सब अक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो इट मे बी हार्मलेस एंड इट मे कॉज लेस इंजरी। अब ये मैं कुछ नया तरीका ट्राई कर रहा हूँ फॉर द डिजिटल नोट्स। अगर किसी को अगर इससे इशू हो रही है सबको या लग रहा है कि, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैं वापस पेपर पेन में जाऊँ या दिस इज़ बेटर। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ द कॉज। तो कॉज क्या है, तो कॉज इसके क्या क्या हो सकते हैं कि इनएडिक्वेट रिमूवल होना। अब इनएडिक्वेट रिमूवल का क्या मतलब है, अब हमारे सेल के अंदर बहुत सारे एंडोजीनस सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं। उन एंडोजीनस सब्सटेंस का किसी भी तरीके से फोल्डिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट या सिक्रीशन में डिफेक्ट आ रहा है। इट में आइदर बी जेनेटिक और एक्वायर्ड। उसके कारण अगर ये कोई इशू हो रहा है तो दिस लीड्स टू इनएडिक्वेट रिमूवल ऑफ द सब्सटेंस। अब देखते हैं दूसरा क्या है, इट इज़ फेलियर टू डिग्रेड। अब डिग्रेडेशन में इशू आ रहा है। डिग्रेडेशन में इशू का क्या मतलब है कि मेटाबोलाइट जो अपने अंदर क्रिएट हुआ है उससे अपना सेल हटा नहीं पा रहे ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी। कोई इनहेरेंट एंजाइम डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल इन लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। इनके कारण ये देखने मिलता है। अब देखते क्या है कि डिपोजिशन एंड अक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल एक्सोजीनस सब्सटेंस। अब एक सेल के अंदर बहुत सारे एबनॉर्मल सब्सटेंसेस एंटर करते हैं, तो क्या होता है, सेल या तो उन्हें हटा नहीं पाता या तो उन्हें कोई दूसरे साइड में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। उन चीज़ों के कारण देयर इज़ डिपोजिशन एंड अक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल एक्सोजीनस सब्सटेंसेस। अब आती है बारी लिपिड की। अब देखते हैं लिपिड अक्यूमुलेशन के दौरान क्या होता है। देयर आर 3 वेज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड। या तो स्टीएटोसिस हो रहा है। स्टीएटोसिस को मैंने पिछले वीडियोस में बता के रखा है, दिस इज ट्राइग्लिसराइड अक्यूमुलेशन। हेपेटाइटिस में देखे थे हम, तो हेपेटोसाइट में देखते हैं स्टीएटोसिस होता है। माइक्रो एंड मैक्रो 2 टाइप के स्टीएटोसिस हमने देखा था। और क्या देखने मिलता है कि अक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो सकता है या फॉस्फोलिपिड्स हो सकता है। फॉस्फोलिपिड्स तो पता है, जो डीजेनरेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उनके कारण माइलिन फिगर्स क्रिएट होते हैं, तो ये हो सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट कि ये कौन से वेज ऑफ अक्यूमुलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल में हमें ये देखने मिलता है, कोलेस्ट्रॉल का अक्यूमुलेशन हमें किन डिजीज़ में देखने मिलता है। सबसे पहले हमें दिखता है नीमन पिक डिजीज़ में, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस में, या तो जैंथोमा में, या कोलेस्ट्रोलोसिस में। इन सब में देखने मिलता है। तो कोलेस्ट्रोलोसिस के दौरान क्या होता है, कोलेस्ट्रोलोसिस के टाइम क्या होता है, ये हमारी गॉल ब्लैडर की एपिथीलियम है फॉर एग्जांपल, और ये गॉल ब्लैडर का मसल लेयर है। अब इन दोनों के बीच में कोलेस्ट्रॉल का अक्यूमुलेशन होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल कैसे अक्यूमुलेशन होने लगेगा, अब जो कोलेस्ट्रॉल का अक्यूमुलेशन है उसको रिवर्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हमारे जो माइक्रोफेजेस है वो आएंगे और इस कोलेस्ट्रॉल को इंजेस्ट करके डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। नाउ ड्यू टू इंजेस्शन एंड डाइजेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, जो मैक्रोफेजेस है दे बिकम फोम सेल्स। तो व्हाट आर फोम सेल्स, फोम्स आर और कोलेस्ट्रॉल ईटन मैक्रोफेजेस, दे बिकम फोमी आफ्टर डाइजेस्टिंग कोलेस्ट्रॉल। तो ये होता है कि फोमी सेल्स यहाँ पे अक्यूमुलेट करने जाएंगे, कहाँ पे, लैमिना प्रोप्रिया ऑफ गॉल ब्लैडर में। तो उसके कारण क्या दिखेगा, अगर अंदर बाइल या ब्लड कुछ भी प्रेजेंट है तो उसके अंदर ऐसे येलो डॉट्स दिखेंगे। ये जैसे ये येलो डॉट्स दिख रहे हैं, उसके जैसे येलो स्पॉट्स दिखने नहीं या येलो स्टेन्स दिखेंगे। दीज येलो स्टेन्स आर नथिंग बट वो कोलेस्ट्रॉल, वो फोमी सेल्स प्रेजेंट है जो एक स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस दे रहे हैं। दी शोज येलो कलर्ड स्टेन एंड स्पॉट्स ऑफ ब्लड एंड बाइल स्टेन म्यूकोजा ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के म्यूकोजा में येलो कलर के स्टेन्स देखने मिलेंगे। तो दिस इज़ अबाउट कोलेस्ट्रोलोसिस। अब देखते हैं जैंथोमा में क्या हो रहा है। जैंथोमा में भी यही होता है, फोम सेल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, बट डिफरेंसेस कहाँ हो रहा है जैंथोमा में, दिस अकर्स इन सबक्यूटेनियस टिश्यू या टेंडन शीथ में। सबक्यूटेनियस टिश्यू में हो रहा है तो इट मे प्रोड्यूस ट्यूमरस मासेस। तो दिस इज़ अबाउट जैंथोमा। अब देखते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है। अथीरोस्क्लेरोसिस हमें पता है इट इज़ अ डिफेक्ट इन एंडोथीलियम। अब एंडोथीलियम का डिफेक्ट हो रहा है। एंडोथीलियम डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि जो 3 लेयर्स हमारी सेल, हमारे क्या बोलते हैं वेसल की, ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया, इसमें क्या होता है कि ट्यूनिका इंटीमा के एंडोथीलियम में डिफेक्ट आने लगता है। ये डिफेक्ट दिख रहा है, तो ये डिफेक्ट आने के कारण क्या होगा, अब यहाँ पे चीज़ों का अक्यूमुलेशन अलाउ हो सकता है। जब तक एंडोथीलियम इंटैक्ट रहती है देयर इज़ नो अक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस, बट अब हो रहा है। तो क्या हो रहा है, देयर इज़ फोमी सेल्स। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आके एंटर करेंगे और इस पर अक्यूमुलेट करेंगे। तो वापस से कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे मैक्रोफेजेस आएंगे। मैक्रोफेजेस विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग। अब डाइजेस्टिंग के कारण फोमी सेल्स क्रिएट हुए। फोमी सेल्स तो क्रिएट हो गए, बट अब क्या होगा, अब ये फोमी सेल्स वैसे ही प्रेजेंट रहेंगे अगर ये नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ नहीं है। पर अब क्या होगा, अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत इंक्रीज़ हुआ
कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली अब एक्सेसिव में होने लग रहा है, अक्यूमुलेट। तो क्या होगा, अब हमारा ट्यूनिका मीडिया एक्टिवेट होगा। ट्यूनिका मीडिया क्या करेगा, ट्यूनिका मीडिया इन्वेड करेगा इनटू ट्यूनिका इंटीमा, और क्या करेगा, दिस विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ प्लाक। ये प्लाक क्रिएट करेगा, और ये प्लाक क्या करेगा, ये अपने अंदर इंटीमा और मीडिया का प्लाक दोनों मिला के अपने अंदर सारे कोलेस्ट्रॉल और फोम सेल्स को हाइड कर लेगा या ट्रैप कर लेगा। नाउ दिस ट्रैप्ड थिंग इज़ व्हाट, अब इसमें दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल दिख रहे हैं। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है जो किसी माइक्रोफेज के अंदर सिक्योर नहीं है या डाइजेस्टेड नहीं है, और कुछ दिख रहे हैं जो मैक्रोफेज, वो जो माइक्रोफाज की तरह से उसके अंदर सिक्योर है या उसके अंदर ट्रैप्ड है। तो फोम से अब क्या होगा, हम इसकी वॉशिंग करते हैं, अब इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो इफ़ इट इज़ वॉश्ड बाय 10% बफर्ड फॉर्मलिन, फॉर्मलिन का हमें एक चीज़ जानना है, फॉर्मलिन इज़ अ वंडरफुल फिक्सेटर बट दिस वॉशेज अवे फैट। कोई भी टाइप का फैट को ये फॉर्मलिन वॉश आउट कर देगा। तो अब क्या होगा, जब वॉश आउट हुआ तो उसके कारण क्या होगा, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स। ये कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट फॉर्म होगा, क्यों, क्योंकि उसकी जगह खाली हो गई। अब वो जगह खाली हुआ तो एक क्लेफ्ट जैसा, एक खांचे जैसा बन जाएगा। बट फोम सेल्स विल स्टिल परसिस्ट, क्योंकि ये तो मैक्रोफेजेस के अंदर प्रेजेंट है, तो फोम सेल्स विल परसिस्ट, और यहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, उसके कारण जाइंट सेल भी क्रिएट हो रहे हैं, तो जाइंट सेल क्रिएशन होगा। दिस इज़ अबाउट फैट अक्यूमुलेशन, ये होता है हमारे फैट अक्यूमुलेशन में। अब देखते हैं क्या होता है प्रोटीन में। तो प्रोटीन में हमें क्या देखने मिलता है, दिस इज़ अबाउट प्रोटीन। तो अब प्रोटीन में देखते हैं क्या होता है। प्रोटीन में क्या हो रहा है, एक्सेस नॉर्मल ऑफ प्रोटीन हमें दिख रहा है, या तो एक तरीके से एक्सेस हुआ। दूसरा क्या एक्सेस है, देयर इज़ इंक्रीज मिसफोल्डेड प्रोटीन। अब ये मिसफोल्डेड प्रोटीन में क्या हो रहा है, जो हमने जैसे पहले देखा था, अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा, ये हमने पहले देख रखा है। अब देखते हैं व्हाट इज़ एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रोटीन के दौरान क्या क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ रिजॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स। रिजॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को प्रोटीनूरिया है। अब प्रोटीनूरिया में क्या होगा कि हमारा जो ये नेफ्रॉन है वो उसे फिल्टर करने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ इतना सारा प्रोटीन भी आएगा ना। पीसीटी को हम जानते हैं कि इट इज़ हाईली अब्जॉर्प्टिव, मैक्सिमम प्रोटीन यहीं एब्जॉर्ब होता है। तो क्या होगा, जो पीसीटी की वॉल्स है वो वॉल्स विल स्टार्ट अब्जॉर्बिंग द प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन एज पिंक कलर ड्रॉपलेट्स, ये पिंक कलर की जो ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं वो पिंक कलर की ड्रॉपलेट्स जैसा फॉर्म हो जाएगा। इट रिमेन्स एज पिंक ड्रॉपलेट्स, प्रोटीन ड्रॉपलेट्स, इसी को बोलते हैं रिजॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स। अगर मैं इसको कट करके इसका हिस्टोपैथोलॉजी देखूंगा तो एक एक सेल के अंदर ऐसे पिंक कलर के स्पॉट्स दिखेंगे, दिस इज कॉल्ड रिजॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स। अब आती है बारी किसकी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। अब हमें पता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स फॉर्म किससे होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मा सेल्स। अब ये प्लाज्मा सेल्स इन जनरल कैसे होते हैं, प्लाज्मा सेल आर स्मॉल सेल्स जिसका जो न्यूक्लियस रहता है, जिसका जो क्रोमैटिन रहता है, इट लुक्स लाइक स्पोक व्हील या क्लॉक फेस क्रोमैटिन, इसके जैसा शो होता है। अब क्या होगा, बाय एनी मीन्स इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स का फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, देयर इज़ हाई फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो क्या होगा, इम्यूनोग्लोबिन्स दो दो जगह पे अक्यूमुलेट करना चलेंगे, या तो वो साइटोप्लाज्म में अक्यूमुलेट होगा या तो फिर वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। अगर साइटोप्लाज्म में ये इंक्रीज हो रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड रसल बॉडीज़, और अगर ये क्रोमैटिन के अंदर अक्यूमुलेट हो रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड डचर बॉडीज़। तो रसल बॉडीज़ क्या होगा, अगर फॉर एनी रीज़न रसल बॉडीज़ आर इंक्रीजिंग इन नंबर, तो इस प्लाज्मा सेल को वी विल कॉल मॉट सेल्स, दिस प्लाज्मा सेल विल स्टार्ट बी कॉलिंग मॉट सेल्स। अब प्लाज्मा सेल को अलग से डिफ्रेंशिएट कैसे करना है किसी हिस्टोपैथोलॉजी में, कि उसके न्यूक्लियस के अराउंड एक पेरी न्यूक्लियर हेलो प्रेजेंट होगा, एक खाली जगह जैसा प्रेजेंट होगा। दिस इज़ ड्यू टू अबंडेंट गोल्जी बॉडी, तो इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आती है बारी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में क्या हो रहा है, देयर आर 6 टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। वन इज साइटोकैरेटिन जो एपिथेलियम में मिलता है, वन इज विमेंटिन जो मेसेनकाइम सेल्स में मिलता है, वन इज न्यूरोफिलामेंट्स जो न्यूरल सेल्स में मिलता है, वन इज ग्लायल फाइब्रिल एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो ग्लायल सेल्स में मिलता है, एक है लैमिन जिसको न्यूक्लियस में देखा जाता है, और एक है डेस्मिन जो है स्केलेटल मसल में देखा जाता है। अब ये जितने भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उनमें एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है, तो देयर विल बी कॉज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जांपल कैसे, सबसे पहले देखते हैं साइटोकैरेटिन में क्या हो रहा है। एपिथेलियम, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक लिवर एपिथेलियम। लिवर एपिथेलियम में क्या होगा, साइटोकैरेटिन इंक्रीज होगा। साइटोकैरेटिन इंक्रीज हुआ तो उसके कारण क्या होगा, देयर बी यूबिक्यूटिनाइजेशन। यूबिक्यूटिनाइजेशन मतलब क्या, टारगेटिंग ऑफ द प्रोटीन। ये हमने पहले चैपेरॉन मीडिएटेड और क्या नाम से अडेप्टेशन में देखा है। तो अगर लिवर एपिथेलियम में ऐसा बन रहा है तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। जो हिपैटोसाइट ऐसे क्रिएटेड है, ये हिपैटोसाइट के अंदर पिंक कलर के ऐसे ड्रॉपलेट्स देखने मिलेंगे। ये ड्रॉपलेट्स या तो स्पाइरल या तो स्मज जैसा देखने मिलेगा। ये दीज आर योर मैलरी बॉडीज़।
ये मैलरी बॉडीज़ देखने मिलेंगी। और क्या, अगर पिट्यूटरी में ऐसा हो रहा है तो देयर विल बी एन एबनॉर्मल पिंकिश कलर ऑफ द पिट्यूटरी एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड क्रुक्स हाईलाइन। तो ये देखने मिलता है। सेम चीज़ अगर मैं देखूँ न्यूरोफिलामेंट में, तो न्यूरोफिलामेंट्स में क्या होगा, न्यूरल सेल्स का भी यूबिक्यूटिनाइजेशन होगा एंड इट लीड्स टू डीजेनरेटिव डिजीज, फॉर एग्जांपल अल्जाइमर्स में ये देखने में रहेगा, अल्जाइमर्स में। अब देखते हैं कि डिफेक्टिव इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट या सिक्रीशन के कारण क्या होता है, या उससे पहले ये भी देखा जाए कि डिफेक्टिव इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट क्या है। अब इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो इंट्रासेल्युलर स्ट्रक्चर्स को ट्रांसपोर्ट कराने में या उसे रिमूव कराने में काम करते हैं, बट अब उसका डिफेक्ट होगा तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज़ अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में क्या देखने मिलेगा, देयर इज़ म्यूटेशन इन प्रोटीन फोल्डिंग म्यूटेशन हुआ। अब क्या होगा, दिस बिल्ड्स अप पार्शियल फोल्डेड इंटरमीडिएट्स। तो जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो रहा है, अब एंजाइम का इशू हो रहा है तो एंजाइम तो बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, एक फाइनल चीज़ क्रिएट करेगा, तो देयर विल बी बिल्डिंग अप ऑफ पार्शियली फोल्डेड इंटरमीडिएट्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्ट्रेस क्रिएट करेगा। अब ये जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसके कारण अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा विच विल लीड टू एपोप्टोसिस। अब ये जो एपोप्टोसिस के पास गया तो, और ये तो एपोप्टोसिस एक हुआ, और क्या हो सकता है, जब इंटरमीडिएट्स में ही प्रोसेस खत्म हो गया, देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल एंजाइम, जो एंजाइम फाइनल क्रिएट नहीं हुआ तो उसके कारण जो लैक होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर बोलूँ लंग्स में अगर उसके फंक्शनल एंजाइम्स पहुँचे नहीं, इट मे कॉज एम्फीसीमा, तो इसके कारण एम्फीसीमा कॉज हो रहा है। अब ये दिखेगा कैसे, अब देखते हैं व्हाट इज़ मिसफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स। मिसफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स क्या है, मिसफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स में हमने देखा था सबसे पहले कि व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्ट्रेस, फिर देखते हैं कि फंक्शनल डिफिशिएंसी क्या है, फिर देखते हैं कि डिफिशिएंसी और ईयर स्ट्रेस अगर दोनों एक साथ हो जाए तो क्या दिखेगा। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ ईयर स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल कोई भी टाइप का अनफोल्डेड प्रोटीन है वो थोड़ा सा ही क्रिएटेड हुआ है, लो अमाउंट ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन है, तो क्या होगा, देयर विल बी माइल्ड स्ट्रेस। माइल्ड स्ट्रेस में क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन चैपेरॉन प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ रहा है, एंड देयर विल बी इंक्रीज्ड प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा तो अनफोल्डेड प्रोटीन कम बनेंगे, चैपेरॉन बढ़ेगा तो जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो ठीक से फोल्ड होंगे, और प्रोटीन डिग्रेडेशन बढ़ा है तो प्रोटीन डिग्रेडेशन के कारण क्या होगा, जो अनफोल्डेड प्रोटीन रह गए हैं, जो मिसफोल्डेड हैं, उनका डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो दिस इज़ एन अडेप्टिव रिस्पॉन्स। अब क्या हो रहा है कि देयर इज सीवियर स्ट्रेस, तो सीवियर में हमने देख रखा था इट विल एक्टिवेट द BCl2 होमोलोगस 3 जो कि बेड, बैम, पूमा, ये सब हमने देखा था, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, दिस विल एक्टिवेट द कैस्पेस कास्केड मैकेनिज्म लीड टू एपोप्टोसिस। तो ये तो हो गया हमारा ईयर स्ट्रेस के कारण। अब आते हैं डेफिशिएंसी में। डेफिशिएंसी में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल LDL रिसेप्टर मिसफोल्ड हो गया। अब LDL रिसेप्टर मिसफोल्ड हुआ तो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन होने लगेगा, वो प्रोटीन नहीं बना तो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा, तो ये कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट आ जाएगा। अब क्या हो रहा है कि ईयर स्ट्रेस भी हो रहा है और डेफिशिएंसी भी हो रही है, दोनों एक साथ हो रहा है, तो उसका क्या एग्जांपल है, जैसे हमने ऊपर देखा था अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये है कि एक्चुअली अल्फा ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इज़ अ फ्री रेडिकल मीडिएटेड डैमेज, फ्री रेडिकल होगा, देयर इज डैमेज टू एल्व्यूलाई, और एम्फीसीमा होगा जैसे हमने ऊपर बताया था। तो ये हुआ एंटीट्रिप्सिन के कारण। अब देखते हैं कि अगर ये लिवर में हो रहा है तो क्या होगा, अगर अल्फा एंटीट्रिप्सिन का प्रोटीन इज मिसफोल्डेड इन लिवर, इट विल लीड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्ट्रेस, हिपेटोसाइटिक स्ट्रेस भी होगा विच विल लीड टू हेपेटिक डिसफंक्शन। नियोनेटल हेपेटाइटिस इसी के कारण होता है, अगर इनबॉर्न डेफिशिएंसी है इस एंजाइम की तो इट विल लीड टू हेपेटिक डिसफंक्शन। ये हो गया। तो इसको पता कैसे, इसको ढूंढते कैसे हैं, विल डू पास स्टेनिंग। पास स्टेनिंग में पास इज़ व्हाट, पास इज़ पीरियोडिक एसिड शिफ्ट। अगर मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज़ पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, दिस इज पास। ये पिंक कलर का स्टेन देता है, इसको स्टेन करते हैं फॉर ग्लाइकोजन। तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग हाइपर बिलीरुबिनीमिया, फॉर एग्जांपल जैसे हाइपर बिलीरुबिनीमिया के टाइम हुआ तो यहाँ पे परफेक्टली राउंड, एकदम गोल गोल बाकायदा परफेक्टली राउंड ग्लोब्यूल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, पास स्टेनिंग के कारण फॉर ग्लाइकोजन। अब ये जो हाइपर बिलीरुबिनीमिया है इसके टाइम ये डायस्टेज परसिस्टेंट हो जाता है, तो डायस्टेज इसको कोई स्टेन नहीं दे पाता, दैट्स व्हाई वी गेट पास स्टेनिंग। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द, अब ये एक्यूमुलेशन हमने देख लिया अबाउट व्हाट, ये था प्रोटीन। अब आगे आते हैं इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में क्या मिल रहा है, अब ग्लाइकोजन हमारे टिश्यू में ना एज अ क्लियर वैक्यूल्स दिखता है, एकदम क्लियर गोल गोल वेसाइकल्स के फॉर्म में दिखता है, जो
एक्वस फिक्सेटिव्स में डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसलिए एक्वस फिक्सेटिव हम देते नहीं है इसको जब देखना होता है। तो क्या होता है, अगर बाय एनी मीन्स इंट्रासेल्युलर डिपोजिशन बढ़ता है तो देयर विल बी एबनॉर्मल ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म विच विल लीड टू मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। अब उसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या हो रहा है, देयर इज एबनॉर्मल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। तो अब ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो ये कहाँ हमें देखने मिलेगा, तो ग्लूकोज कहाँ कहाँ दिखेगा, इट विल सीन इन रीनल ट्यूब्यूल्स, हिपेटोसाइट्स, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, मायोकार्डियम, ये सब जगह पे ये दिखने लगेगा। इसलिए बोलते हैं डायबिटीज़ के साथ हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, इट्स ड्यू टू दिस। और कहाँ देखने मिलता है, दिस ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ को हम ग्लाइकोजिनोसिस भी बोलते हैं। तो ग्लाइकोजिनोसिस में क्या हो रहा है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है ग्लाइकोजन का। अब एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, या तो कैटाबॉलिज्म या सिंथेसिस ठीक से नहीं हो रहा है, या तो एनाबॉलिज्म ब्रेकडाउन ठीक से नहीं हो रहा है, या सिंथेसिस या ब्रेकडाउन ठीक से इसका हो नहीं रहा है। इट इज़ अफेक्टेड ड्यू टू एंजाइमेटिक डिफेक्ट। ये एंजाइमेटिक डिफेक्ट हो रहा है तो इसके कारण सिंथेसिस और ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो देयर विल बी मैसिव अक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन का मैसिव अक्यूमुलेशन दिखा तो उसके कारण क्या होगा, देयर विल बी सेल इंजरी एंड लीड टू सेल डेथ। तो ये हमें देखने मिला। तो ये चीज़ होगी फॉर ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन को पहचानते कैसे कि ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, तो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले पीरियोडिक एसिड शिफ्ट देते हैं। पीरियोडिक एसिड शिफ्ट देते हैं तो वो पॉजिटिव टेस्ट तो दे दिया ग्लाइकोजन का, जैसे मैंने पीछे बताया। तो ये क्या करेगा, पर यहाँ पे दिक्कत ये है जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है जो प्रोटीन के साथ बाउंड है, ये उनको भी स्टेन कर देता है। बट हमें वही चीज़ डिफ्रेंशिएट करनी है कि प्रोटीन बाउंड अलग कौन सा है और नॉर्मल ग्लाइकोजन कौन सा अलग है। तो उसके लिए हम देते हैं डायस्टेज। डायस्टेज में क्या हो रहा है, इट विल गिव नेगेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन बाउंड कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमने पीछे देखा था, वो प्रोटीन के लिए डायस्टेज इज नॉट, उसके लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। तो दैट इज़ वाई वी आर गिविंग, दैट इज़ वाई डायस्टेज यहाँ देते हैं जो प्रोटीन बाउंड ग्लाइकोजन और नॉर्मल ग्लाइकोजन स्टोरेज को डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये हमें देखने मिला। अब क्या देखते हैं कि व्हाट इज़ अक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स दो टाइप के, एक तो या तो एक्सोजीनस या तो एंडोजीनस पिगमेंट्स। एक्सोजीनस पिगमेंट्स क्या है, या तो कार्बन हमारे अंदर अक्यूमुलेट हो रहा है या तो कोई टैटू करवा रहा है। और कई लोगों को शौक होता है टैटू कराने का। अब देखते हैं टैटू स्टार्टिंग में तो थोड़ा अच्छे रंग जैसा करवाए रहता है, वैसा ब्लैकिश या जो भी कलर कराते हैं वो एकदम डार्क कलर रहता है जैसा वो होना चाहिए। कुछ टाइम के बाद इट स्टार्ट्स फेडिंग। वो फेड क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू इट इज़ वर्कड अपॉन बाय डर्मल मैक्रोफेजेस। डर्मल मैक्रोफेजेस उस पर वर्क करते हैं, उसको थोड़ा लाइट अप करते हैं, इसलिए वो थोड़े टाइम बाद फेड हो जाता है। अब देखते हैं कार्बन पोल्यूशन। कार्बन में क्या होता है, अब पोल्यूशन के, अब हम देखते हैं हमारे अराउंड बहुत पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, देयर विल बी अक्यूमुलेशन इन लंग्स ऑफ कार्बन, जिसे हम एंथ्राकोसिस बोलते हैं। अब ये एंथ्राकोसिस हुआ, अब ये एंथ्राकोसिस कोई भी टाइप का इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स नहीं देता। क्यों, क्योंकि माइक्रोफेज इस इम्प्योरिटी को खा लेते और वहीं प्रेजेंट रहते फॉर लाइफ। वो वहाँ खा लिए, जहाँ खा लिए वो वहीं पड़े रह जाते हैं और पूरे टाइम वो ज़िंदगी भर वहीं रहते हैं और वो एक ब्लैकिश कलर देते हैं। तो मैक्रोफेज कौन से खा रहे हैं यहाँ पे, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस खा रहे हैं, जिसे हम डस्ट सेल्स बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब क्या होता है इन कोल माइनस में क्या होता है, देयर इज़ लॉट ऑफ कार्बन डस्ट एग्रीगेशन इन देयर लंग्स। तो उसके कारण क्या हो रहा है, इट इंड्यूसेस फाइब्रोब्लास्टिक रिएक्शन, वो एम्फीसीमा भी क्रिएट कर सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोल वर्कस न्यूमोकोनायोसिस, इसे हम ये बोलते हैं। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ एंडोजीनस अक्यूमुलेशन क्या है। अब एंडोजीनस पिगमेंट्स कौन कौन से हमारे अंदर, या तो मेलानिन हो गया, या तो हीमोसिडेरिन हो गया, या तो लाइपोफ्यूसिन। ये तीन का अक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। मेलानिन में क्या हो रहा है, मेलानिन इज़ ओनली एंडोजीनस ब्लैक पिगमेंट, ये ओनली एंडोजीनस ब्लैक पिगमेंट है। और इसका एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अक्यूमुलेशन हम सब देखते हैं इन नीवस क्या होता है, नीवस मीन्स मोल, जो सबको तिल होता है, ये मेलानिन के अक्यूमुलेशन के कारण होता है। तो नीवस हमें दिखता है, ये देखने में, ये हाईली सीन इन मेलानोमा मिलता है हमें। मेलानोमा के टाइम मेलानिन सिक्रीशन बहुत बढ़ जाता है, तो ये होता है। अब क्या देखने मिल रहा है, अगर बाय एनी मीन्स मेलानिन का एब्सेंस होता है तो एल्बिनिज्म हो जाएगा। तो मेलानिन बहुत जगह प्रेजेंट है, सब्सटेंशिया नाइग्रा में प्रेजेंट है, बेसल लेयर ऑफ स्किन में प्रेजेंट है। तो ये सब जगह के कारण क्या हो रहा है, ये सब जगह के कारण देयर इज़ गुड पिगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। अब उसको चेक करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के टेस्ट होते हैं, कुछ होते हैं स्पेशल स्टेन, कुछ होते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन। अब इनमें क्या क्या होता है, जो स्पेशल स्टेन है वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं और इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स स्पेसिफिक होते हैं। अब नॉन स्पेसिफिक के स्टेन का नाम है मैसन फोंटाना। मेलानिन के साथ साथ दे विल लीड टू कोलैजन का भी करते हैं और मसल को भी स्टेन कर देते हैं, मसल स्टेन हो जाती है। तो इसके कारण हमें ये देखने मिलता है।
और क्या देखते हैं कि हिस्टोकेमिकल के जो स्टेन है उसका नाम है S100 स्टेन। अब ये S100 स्टेन क्या करेगा, ये कार्टिलेज को भी स्टेन करेगा, न्यूरल टिश्यू को भी स्टेन करेगा, हिस्टोसाइट्स को भी स्टेन करेगा और स्पेशली मेलानिन को भी करेगा। बट सिंस ये बाकी सबको भी कर रहा है, एक और मोस्ट स्पेसिफिक एक चाहिए उसके लिए, तो देयर इज HMB45 स्टेन जो सबसे स्पेसिफिक है मेलानिन के लिए। तो दिस इज़ अबाउट मेलानिन। अब आते हैं टू हीमोसिडेरिन। हीमोसिडेरिन में क्या देखने मिल रहा है, हीमोसिडेरिन में हमें ये देखने मिल रहा है कि ड्यूरिंग हीमोसिडेरिन देयर इज, हीमोसिडेरिन क्या है, एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है या आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। इसका स्टोरेज कौन कराता है, इसका स्टोरेज कराता है फेरेटिन, फेरेटिन इसका स्टोरेज कराता है। अब देयर इज, अगर फेरेटिन एक्सेस में प्रेजेंट है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकिंग अप हो जाएगा, तो फेरेटिन विल डिसइंटीग्रेट एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हीमोसिडेरिन। जो अगर हीमोसिडेरिन का एक्सेस हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो उसे हम बोलते हैं हीमोसिडेरोसिस। जब हीमोसाइडेरोसिस दो टाइप के होते हैं, अगर जेनेटिक है तो इट इज़ कॉल्ड हीमोक्रोमेटोसिस, और अगर नॉर्मल है कोई भी डिजीज़, अक्वायर्ड डिजीज़ के कारण ये हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड हीमोसिडेरोसिस प्लेन। तो ये देखते हैं, तो हीमोक्रोमेटोसिस के टाइम क्या हो रहा है, इट इज़ एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर जो कि म्यूटेशन के कारण हो रहा है, जिसमें HFE जीन का पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस की पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, इट अकर्स इन 80 to 85% केसेस। तो अब क्या हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन का हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन इज एट द पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड पोजीशन 282 इन द HFE जीन। तो इसमें क्या हो रहा है, सिस्टीन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। तो तो इसको इन शॉर्ट कैसे लिखते हैं, C282Y, टायरोसिन को Y से डिनोट किया जाता है। तो सिस्टीन टायरोसिन अगर ये और इंक्रीज हुआ तो इट विल फॉलो अप बाय हिस्टिडीन विल बी कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टेट एट द पोजीशन 63। यहाँ पे इस ये चेंजेस आएंगे और रहा, इट विल अगेन देन बी फॉलोड अप टू सेरीन इज कन्वर्टेड इनटू सिस्टीन एट द पोजीशन ऑफ 65। तो ये सब चीज़ें देखने मिलती हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ में से कुछ भी दिख रहा है इट विल लीड टू टाइप 1 हीमोसिडेरोसिस। तो इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। अब देखते हैं अक्वायर्ड डिजीज़ में क्या हो रहा है। अक्वायर्ड डिजीज़ के टाइम क्या, ये तो अक्वायर्ड डिजीज़ में हीमोक्रोमेटोसिस हीमोसिडेरोसिस मिल रहा है हमें। अब हीमोसिडेरोसिस कहाँ दिखेगा, अगर कोई पेशेंट इज़ अंडरगोइंग रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण एक रिस्क रहता है बॉडी में फॉर आयरन ओवरलोड। तो आयरन ओवरलोड हो रहा है तो पेशेंट विल बी लीडिंग टू आयरन ओवरलोड। या और कहाँ हो सकता है, अगर पेशेंट को हीमोलाइटिक एनीमिया है तो उसके कारण आयरन अक्यूमुलेशन फॉर्म होगा, ब्लड का ब्रेकडाउन होने लगेगा एंड इट विल लीड टू आयरन अक्यूमुलेशन। अब लास्ट पिगमेंट पे आते हैं, दैट इज़ लाइपोफ्यूजन। लाइपोफ्यूजन को पहले भी बताया गया था, लाइपोफ्यूजन को अक्यूमुलेशन के टाइम पे भी देखा था, एट्रोफी के टाइम पे इट लीड, लाइपोफ्यूजन लीड्स टू ब्राउन एट्रोफी। तो ये देखे थे। तो अब क्या, लाइपोफ्यूजन इज हॉलमार्क ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी। फ्री रेडिकल इंजरी के टाइम क्या हो रहा है, इज लिपिड पेरोक्सिडेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लीड्स टू येलो ब्राउन लाइपोफ्यूजन पिगमेंट फॉर्म होता है जो पेरी न्यूक्लियरी, न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये येलोइश ब्राउन कलर का ऐसे फॉर्म होने लगेगा। टेक्निकली ये ऐसे फॉर्म होगा, पेरी न्यूक्लियरी ऐसे। तो ये क्रिएट होता है। तो ये क्या होता है, इट इज़ स्टेन्ड बाय व्हाट, इट इज स्टेन्ड बाय लॉन्ग जिंक स्टेन, ये उससे स्टेन होता है। नाउ दिस इज अबाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट्स। अब आते हैं लास्ट, पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन क्या होता है। अब कैल्शियम के भी एक्यूमुलेट होने के दो तरीके, या तो नॉर्मल कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो रहा है बॉडी में तो उसके कारण टिश्यू में डिपॉजिट होने लग रहा है जिसे हम कहते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, या फिर कैल्शियम लेवल है तो नॉर्मल बट वो कैल्शियम डेड या डैमेज सेल में हमारी बॉडी के उस पर एक्यूमुलेट करने जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हमें देखने मिला। सबसे पहले देखते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन मोस्ट कॉमनली कहाँ दिखता है। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन लंग्स, देन किडनी, देन स्टमक, देन सिस्टेमिक आर्टरी एंड देन इन पल्मोनरी वेन्स, ये सब यहाँ देखने मिलता है। अब हमें मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन कहाँ देखने मिलेगा, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी रीज़न पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज़ होगा तो वो ज़्यादा कैल्शियम का अपटेक करवाएगा, रीनल फेलियर होगा, कैल्शियम बाहर जाने लगेगा, कैल्शियम विल कम आउट इन द यूरिन तो उसके कारण सिग्नल जाएगा विच विल अगेन इंक्रीज टू पैराथायरॉयड हार्मोन, दिस इज सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। अब क्या होगा, विटामिन डी रिलेटेड इशू क्या होगा, विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग सार्कोइडोसिस, यहाँ सार्कोइडोसिस हो रहा होता है तो वो हमारे विटामिन डी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। तो विटामिन डी रिसेप्टर्स क्या करेंगे, कैल्शियम अपटेक बढ़ाएंगे। अब ये कैल्शियम, अब ये कंटिन्यूस रहा, इट विल जनरली लीड टू विलियम्स सिंड्रोम। विलियम्स सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज़ इडियोपैथिक कैल्सीमिया, इडियोपैथिक कैल्सीमिया हो जाता है। अब लेट्स कम टू लास्ट कि बोन रिजॉर्प्शन क्या हो रहा है।
बोन रिजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, देयर इज़ मल्टीपल माइलोमा हो रहा है, मल्टीपल माइलोमा हो रहा है या फिर मेटास्टासिस टू बोन, इसके कारण बोन रिजॉर्प्शन बढ़ रहा है, तो उसके कारण ये इशू हो सकता है। अब देखते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के दौरान क्या हो रहा है। अब डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के लिए एक न्यूमोनिक है RATT, रट लो, रटना नहीं है, सब चीज़ समझनी है, सिंपल सी बात है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के कारण टाइम क्या हो रहा है, वैल्यूलर डिस्फंक्शन हो रहा है। तो वैल्यूलर डिस्फंक्शन को पहचानने के लिए जैसे केस स्टडी में सीधा सीधा फ़ोटो बन के आ सकती है कि कैसा दिख रहा है। तो फॉर एनी वे अगर हमें ये देखने मिल रहा है कि जो हमारे वैल्व्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, उसमें अलग अलग से पिगमेंटेशन या कैल्सिफिकेशन ऐसे अलग अलग से देखने मिलेगा वैल्व्स में। तो पहचानने के लिए इट इज़ अ गुड वे कि वैल्व दिख रहा है अगर और उसमें वाइट या ब्राउनिश कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं, वाइट या येलोइश कलर के स्पॉट्स या बल्जिंग दिख रही है, तो दिस इज़ द कॉज ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज़, वैल्वुलर डिस्फंक्शन के कारण हो रहा है। अब बारी आती है अथीरोस्क्लेरोसिस की। अथीरोस्क्लेरोसिस के टाइम देखे थे कि एंडोथीलियल डिस्फंक्शन होगा, तो एंडोथीलियल डिस्फंक्शन हमने पीछे ही देखा था कि वो कोलेस्ट्रॉल अक्यूमुलेट कर, तो एंडोथीलियम अगर डिस्फंक्शन हुआ है तो मतलब वो कोई भी चीज़ के लिए अब ससेप्टेबल हो गया है कि अब इसका अक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में हो सकता है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एथीरोमा। तो ये हमें देखने मिला। अब क्या देखने मिल रहा है कि टीबी के दौरान क्या मिलता है, तो टीबी के टाइम क्या हो रहा है, केशियस नेक्रोसिस हो रहा है। नेक्रोसिस मीन्स सेल डेथ, सेल डेथ हो गया। तो अब हमने ऊपर देखा था डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन इज ड्यू टू कैल्सिफाइड, डिस्ट्रॉफिक क्यों होता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ डेड एंड डैमेज सेल होता है। तो यहाँ पे केशियस नेक्रोसिस हो गया तो उसका कैल्सिफिकेशन हो सकता है। फिर लास्ट क्या आता है कि ट्यूमर में हमें क्या देखने मिलता है। ट्यूमर में क्या देख रहे हैं, पैपिलरी कार्सिनोमा। अब पैपिलरी कार्सिनोमा के टाइम क्या होता है, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ पैपिला। अब ये पैपिला क्या कर रहा है, ये अपने पैपिलरी स्टॉक से जब बड़ा होकर दूर जाने लगता है कि इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम इट, तो इसका जो ब्लड सप्लाई है ये उससे दूर हो जाता है। दिस गोज़ अवे फ्रॉम द ब्लड सप्लाई विच लीड टू हाइपॉक्सिया ऑफ इट। अब जो हाइपॉक्सिया हुआ है उसके कारण देयर विल बी कंसेंट्रिक कैल्सिफिकेशन एट द टिप ऑफ द पैपिला। इस कंसेंट्रिक कैल्सिफिकेशन को हम बोलते हैं सामोमा बॉडीज़। ये सामोमा बॉडीज़ अलग अलग से कैल्सिफाइड वे में दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं, इट अकर्स ड्यूरिंग पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ ओवरी, किडनी या थायराइड, यहाँ पे हमें देखने मिलता है। तो ये हो गया कि पैपिलरी कार्सिनोमा में हो रहा है। अब हम कहाँ देखते हैं इसको, और मेनिंजियोमा के टाइम देखते हैं कि मेनिंजियल सेल्स में उसके मेनिंजिया में क्या होता है, मेनिंजियोथीलियल सेल्स में वर्ल्स जैसे बनते हैं, ये वर्ल्स ऐसे स्पाइरल वर्ल्स बनने लगते हैं, तो मेनिंजियोथीलियल वर्ल्स बनते हैं। दिस तो वो क्या होगा, वो भी अपने ब्लड सप्लाई से दूर बन रहा है। दिस इज ऑल्सो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सामोमा बॉडीज़। और कहाँ देखने मिलता है, प्रोलैक्टिनोमा के टाइम देखने मिलता है और ग्लूकागोनोमा में देखने मिलता है। तो अब हम देखते हैं दो अलग टाइप के कुछ केसेस हैं जिसे हम बोलते हैं, एक है मोंकेबर्ग स्क्लेरोसिस। मोंकेबर्ग स्क्लेरोसिस के टाइम क्या मिलता है कि हम जैसे एज इंक्रीज़ होती है, जैसे एज 60 के पार चले गए, वहाँ पे क्या होता है, देयर स्टार्ट्स अकरिंग डीजेनरेशन ऑफ ट्यूनिका मीडिया ऑफ द ब्लड वेसल। तो वो डीजेनरेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगा, कैल्सिफिकेशन होने लगा। पर ये एसिम्टोमेटिक है, मंकीबॉक्स स्क्लेरोसिस का कोई भी सिम्टम हमें नहीं दिखता। इट इज़ अ पोस्ट मॉर्टम फाइंडिंग। लिविंग पर्सन में ये देखने, लिविंग पर्सन में हम देखते नहीं, पोस्टमार्टम जब चेक करते हैं तब पता है कि हाँ ये कैल्सिफिकेशन हुआ है। बट मंकीबॉक्स स्क्लेरोसिस इज़ अ मिसनोमर, ये एक मिसनोमर है। क्यों, क्योंकि स्क्लेरोसिस मीन्स एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ एन ऑर्गन या सब्सटेंस। एबनॉर्मल हार्डनिंग होना, उसके कोई भी रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेरे किसी मसल को नर्व सप्लाई भी नहीं दी तो इट विल लीड टू एट्रोफिड एंड हार्डनिंग, ये भी एक स्क्लेरोसिस का पार्ट है। बट यहाँ पे सिर्फ कैल्सिफिकेशन हो रहा है, तो इट इज़ अ मिसनॉमर एंड इसे हम मीडियल कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, इसे मीडियल कैल्सिफिकेशन बोला जा सकता है। तो मंकीबर्ग स्क्लेरोसिस इज दैट। फिर आते हैं इनटू मेलेकोप्लेकिया। मेलेकोप्लेकिया में क्या देखने मिल रहा है, देयर इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ड्यू टू इकोलाई। अब यूरिनरी मेलेकोप्लेकिया में क्या होता है, देर माइक्रोफेज, ये जो यूटीआई फॉर्म होता है, जो ये इकोलाई होता है, वो मैक्रोफेजिक साइडल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मैक्रोफेज ईट अप तो कर लेता है बैक्टीरिया को, बट उसे डैमेज नहीं कर सकता, उसे किल नहीं कर सकता। कैन ईट द बैक्टीरिया बट कैन नॉट किल इट। तो उसके कारण क्या हो रहा है, वॉन हैंसमैन मैक्रोफेज, तो ये तो क्या करेगा, इसके पास एक स्पेशल टेक्निक तो है ही, अब वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, मैक्रोफेज है उसको इस बैक्टीरिया को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। तो जब ये मैक्रोफेज इस बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेगा, इट विल बी कॉल्ड नाउ वॉन हांसमैन मैक्रोफेजेस। अब वॉन हांसमैन मैक्रोफेजेस क्या करेगा, अपने अंदर के जो बैक्टीरिया उसके अराउंड कैल्सिफिकेशन करने लगेगा। तो ये जो कैल्सिफिकेशन हुआ, इट विल लीड टू, अब ये कैल्सिफाइड बैक्टीरिया इनसाइड अ मैक्रोफेज इज कॉल्ड मिकैलिस गटमैन बॉडी। ये मिकैलिस गटमैन बॉडी होता है। दिस इज़ अबाउट ये। अब हीमोसिडेरिन के लिए मैंने कुछ चीज़ स्किप आउट कर दी, वो देख लेते हैं
कि हीमोसिडेरोसिस के टाइम क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल हीमोसिडेरोसिस लंग्स में हो रहा है, एल्वेली में हो रहा है, तो इट लीड्स टू मैक्रोफेज लेडन हीमोसिडेरोसिस, जिसे हम हार्ट फेलियर सेल्स बोलते हैं। अब इसे हार्ट फेलियर सेल्स क्यों बोलते हैं? हार्ट फेलियर सेल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू हेमोरेज। ये हेमोरेज हुआ कैसे? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हुआ जब, तो देर इज़ बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लंग्स। अब लंग्स में क्या होगा? इस ब्लड के पहुंचने के कारण कंजेस्शन होगा। इस कंजेस्शन को हटाने के लिए मैक्रोफेजेस आएंगे और उस कंजेस्शन को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, विच विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हार्ट फेलियर सेल्स। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट का फेलियर हुआ, उसके कारण ये मैक्रोफेज लेडन हीमोसिडेरोसिस हुआ, तो दिस इज कॉल्ड हार्ट फेलियर सेल्स। तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ हीमोसिडेरोसिस क्या होता है। इफेक्ट क्या हो रहा है? बेसिकली ट्रायड ऑफ ऑर्गन्स में ये इफेक्ट सबसे हाईली देखने मिलता है, पैंक्रियास में, लिवर में और पिट्यूटरी ग्लैंड में। पीएलपी करके याद कर लिए, पीपल, या पीपीएल करके, पीपल करके याद कर लिए। तो पैंक्रियास में अगर हीमोसिडेरोसिस हो रहा है, इट विल लीड टू ब्रॉन्ज डायबिटीज़। अगर यही चीज़ पिट्यूटरी ग्लैंड में हो रहा है, तो इट विल प्रिवेंट द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन विच विल लीड टू इनफर्टिलिटी। और क्या है, अगर ये लिवर में हो रहा है, ये अक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, इट विल लीड टू सिरोसिस। तो ये होगा। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? सीआईडी से कैसे याद करेंगे? डायबिटीज़, जैसे कैसे याद करेंगे? डी फॉर डायबिटीज़, आई फॉर इनफर्टिलिटी एंड सी फॉर सिरोसिस, ऐसे करके याद कर लिए। तो ये हुआ। तो अब मेन दो चीज़ क्या देखने मिलती है हमें हीमोसिडेरोसिस के टाइम क्या देखने मिलता है? स्किन की पिगमेंटेशन बढ़ जाती है, हाइपर मेलानिन सिंथेसिस होने लगेगा, एंड इट मे ऑल्सो लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट डेवलपिंग कार्डियक मायोपैथीज। इसके कारण डेथ भी हो सकता है। अब हिस्टोपैथोलॉजी के टाइम क्या दिखता है? हीमोसिडेरिन एक गोल्डन येलो स्ट्रक्चर होता है, वो जो कि एकदम डिफ्यूजली प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, तो ऐसे दिख सकता है। अब कन्फर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? कन्फर्मेशन करने के लिए वी गिव अ स्टेन कॉल्ड पर्ल्स प्रूशियन ब्लू स्टेन। ये पर्ल्स प्रूशियन ब्लू स्टेन क्या करता है? ये आइडेंटिफाई सिर्फ फेरिक आयंस को करता है जो हीमोसिडेरिन में प्रेजेंट होता है। अब ये फेरिक आयन को पहचानता कैसे है? जब जो प्रूशियन ब्लू के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड विल कंबाइन विथ फेरिक हाइड्रोक्साइड कंपाउंड। अब ये दोनों मिलकर बनाएंगे फेरिक फेरोसाइनाइड। ये फेरिक फेरोसाइनाइड गिव्स अ नाइस इनसॉल्युबल ब्लू कलर व्हेन गिवन द स्टेन। तो दिस इज ऑल अबाउट द अक्यूमुलेशन। दिस इज़ द एंड ऑफ द सेल इंजरी चैप्टर। आई नो ये थोड़ा लंबा चला, बट सिंस इट वॉज अ फर्स्ट टाइम थिंग फॉर मी, अब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, विल स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू, एंड इसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग ANS। फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे अब, इट्स ऑल अबाउट द पैथोलॉजी। अब देखते हैं फार्मा में क्या चलता है। मैं इसका नहीं बताऊंगा, क्या नाम से, जनरल फार्माकोलॉजी नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो नॉर्मल चीज़ें सब उसको पढ़ ही लेते हैं। इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड। तो आई विल स्टार्ट विद ANS। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ट्रैप।